Assalamualaikum and very welcome back to my YouTube channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर। आप भी मुझसे बहुत दफ़ा कमेंट्स के अंदर पूछ चुके हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। कैपिटल स्ट्रक्चर के अब कंप्लीट चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका कॉन्सेप्ट लेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, आई मीन टू से दैट बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। फिर हम इनके वन बाय वन इनकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और इन एक एक टॉपिक को हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, आज हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या होता है। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये दो चीजों को जानना बड़ा जरूरी होगा। ये बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल एंड द सेकंड वर्ड इज स्ट्रक्चर। आपने भी सुना होगा, अगर मैं लेट्स सपोज कैपिटल को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं तो कैपिटल जो होता है हमारा डिफरेंट चीज, जैसे अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हम फाइनेंस की टर्म्स के अंदर इसको पढ़ते हैं कि जो मनी है, वेल्थ है, एसेट्स हैं, दिस इज कॉल्ड द कैपिटल। वो आपका मिलके मनी, पैसा, एसेट्स आपके कैपिटल को जनरेट करते हैं। इकोनॉमिक्स में की टर्म में ये डिफरेंट है, फाइनेंस अकाउंटिंग की टर्म में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। उसका डिफरेंस जो है मैं बाद में किसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि कैपिटल जो है मनी को कहते हैं, वेल्थ को कहते हैं और वो आपके एसेट से मिलके आपका कैपिटल बन जाता है जो आपको आपके पास होता है। और एक बात है स्ट्रक्चर की, आपने देखा होगा कि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है, कैसे बनेगी, इसका डिज़ाइन कैसा होगा, जिसको हम 3D डिज़ाइन भी कहते हैं कि किस तरह से नज़र आएगी, ये स्ट्रक्चर उसका बेसिकली हम उसको कहते हैं। तो हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, एक मशीन का भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हुआ, जिस तरह हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है इसी तरह आपके कैपिटल का भी एक स्ट्रक्चर होता है कि आपका कैपिटल किन चीज़ों पे है। उसमें वेल्थ होगी, उसमें मनी की सूरत में पैसा होगा, लिक्विडेट फॉर्म में होगा, उसमें एसेट्स शामिल होंगे। वो एसेट्स कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो इस तरह से ये दो वर्ड्स मिलके एक चीज़ को जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इसके मीनिंग को और एलेबोरेट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जब हम डिफरेंट सोर्सेज को इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे मिल के डिफरेंट सोर्सेज मिलेंगे, मिलने के बाद हमें क्या बना के देंगे, एक स्ट्रक्चर बना के देंगे कि जी ये बेस्ट स्ट्रक्चर है। हम भी तो देखते हैं ना डिफरेंट, हम जो है वो जो बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं उनसे डिफरेंट डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें से एक डिज़ाइन पास करते हैं। ग्राफिक के डिज़ाइन जब हम बनाते हैं किसी भी चीज़ के तो उनमें से एक बेस्ट डिज़ाइन को चूज़ करते हैं कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड कर दी जाती है और वो बेस्ट एक कम्बिनेशन बन जाता है। तो हमें भी एक अच्छा कम्बिनेशन बनाना है अपने स्ट्रक्चर का, अपने कैपिटल का, जिसमें हम डेट कितना शामिल करेंगे, इक्विटी कितनी शामिल करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कितना शामिल करेंगे, रिटेन अर्निंग कितनी शामिल होगी, ये सारी चीज़ें मिलके एक उसका स्ट्रक्चर बना देती हैं। तो हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, नंबर वन थिंग। और डिफरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? हमारे पास एक इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, एक हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड्स होंगे और एक लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर लोन आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, ठीक है, जितनी भी डेट सिक्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ये आपको पहले भी पता है, पहली वीडियोज़ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो फिक्स होते हैं और ये डिपेंड करता है डिविडेंड इनको मिलता होता है, ठीक है। और एक रिटेन अर्निंग होती है जो कि मैंने यहाँ पर स्किप की है। रिटेन अर्निंग होती है जो आपके पास सरप्लस अमाउंट होती है, वो आपके पास सेव होती है, वो भी आपकी रिटेन अर्निंग और एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास इसका मीनिंग है। अगर हम अब इसको एलेबोरेट करें, इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी मिक्स इन विच कंपनी टू फाइनेंस इट्स लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, जिसके साथ कंपनी अपने ऑपरेशंस को, लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस को फाइनेंस करती है। अभी उसको एक प्लांट लगाना है, उसको लंबे टाइम के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कंपनी ने अपना स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें वो डेट को भी शामिल करेगी, इक्विटी को भी शामिल करेगी, मतलब वो अपने शेयर्स इशू करेगी तो उससे पैसा लेगी, और डेट जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसको भी यूज़ करेगी। तो वो इस तरह का एक पोर्शन बनाएगी जिससे उसको फायदा हो आने वाले टाइम पीरियड के लिए। तो दिस इज कॉल्ड द
कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। कौन कौन सी 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। तो नंबर 1 हमने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या होगी। एक तरह की सिक्योरिटीज हमारे पास होती हैं ओन फंड, जो अपने होते हैं ज़ाती, और एक होती हैं बोरोड फंड, जो हम किसी से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। ठीक है, तो ओन फंड्स के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाएंगी, 2 चीज़ें आ जाएंगी। एक आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो जो अपने ओन फंड्स होंगे, मतलब मेरे ज़ाती पैसा होगा या मैंने जो इक्विटी होगी मेरी, वो हमारी क्या हो सकती है, 2 तरीके से आ सकती है, इक्विटी शेयर से और प्रेफरेंस शेयर इशू करने से आ सकती है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, डिविडेंड देंगे। और दूसरा सोर्स हमारे पास कौन सा है, बोरोड फंड्स। बोरोड फंड से हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं, वो डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, वो हम लोन ले सकते हैं, हम कोई भी सिक्योरिटी इस तरह की इशू कर सकते हैं जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं। तो डिबेंचर, ये 3 सोर्सेज हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हम इशू कर सकते हैं, 2 उसमें से ओन सिक्योरिटीज होती हैं और एक उसमें से डेट सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पे ये बात भी हमारी क्लियर होगी कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये देखें, मैंने ना इसको एलैबोरेट इसलिए नहीं किया कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओनली इसका और कॉन्सेप्ट, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किन चीज़ों से बना है, क्या होता है। उसके बाद हम इसको इन डेप्थ, इन डिटेल चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं अगर थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करने की कोशिश करूँ तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि ये मेरा डेट का प्रोपोर्शन हो सकता है, ये मेरा इक्विटी का प्रोपोर्शन हो सकता है, ये सेम है, ये भी 50% है, ये भी 50% है। ठीक है, तो मेरा इस तरह से भी कम्बिनेशन बनेगा। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर दूँ, यहाँ पे मेरा जो है वो डेट सिक्योरिटीज आ गई, ये प्रेफरेंस, ये इक्विटी आ गई और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ गए। तो यहाँ पे ये 60 हो सकता है, ये 40 हो सकता है, ये 60 या फिर ये 50 कर लें इसको। इक्विटी लेट्स सपोज 50% है, ये 40 है और ये आपका प्रेफरेंस शेयर आपके 10 है। तो ये भी आपका एक कम्बिनेशन बन सकता है। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कि आपने बेस्ट कम्बिनेशन को चूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने कैसा स्ट्रक्चर बनाया जिससे आपको बेनिफिट पे बेनिफिट हो, आपको नुकसान ना हो, तो ऐसा आपने स्ट्रक्चर चूज करना है। उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के, जो बेस्ट कम्बिनेशन के। सबसे पहला होता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। इससे वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होगी अगर आपने बेस्ट कम्बिनेशन चूज किया डेट और सिक्योरिटीज का, डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज का, तो आपका जो वैल्यू है मैक्सिमम होगी किसकी, शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, तो उससे उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, उसका मोरल भी अप होगा, उसके शेयर्स की मार्केट की में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, कंपनी की वैल्यू इटसेल्फ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होती है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में। रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क ना हो। मतलब आपने इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन नहीं करना कि आपने बहुत ज़्यादा फंड बोरो कर लिए हैं, डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं, जिससे आपको इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता हो। ना आपने वो करना है, ना आपने सारी इक्विटी सिक्योरिटी इशू कर देनी है कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर या आपके इक्विटी शेयर्स है, आपका जो कंट्रोल है कंपनी पे वही लूज़ हो जाए। जब आप ज़्यादा इशू करेंगे तो आपके जो वोटिंग पावर है वो आपसे चली जाएगी। तो रिस्क और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में, कि आपका रिस्क भी मिनिमम होता है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होती है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो। लेट्स सपोज आपने डेट सिक्योरिटीज इशू की, आपने डेट बोरो कर लिया, आपने डेट ले लिया, तो अब उस पर क्या है, आपको कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए। आपने ऐसा स्ट्रक्चर चूज करना है जिसमें आपको, अगर आपने एक डेट सिक्योरिटी इशू की जिसमें आपको जो है वो 5% लेट्स सपोज वापस करना है, पे करने हैं, और आप जो है वो अर्न कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने वही पैसा आपने कहीं और लगा दिया अपने किसी प्रोजेक्ट में, तो उससे आप 3% ले रहे हैं, तो दैट मीन दिस वाज नॉट द गुड कम्बिनेशन ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर। यू हैव टू चेंज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको चेंज करना है, आपको ऐसा कम्बिनेशन बनाना है जिसके अंदर आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम आए, आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम आनी चाहिए। तो ऐसा कम्बिनेशन होना है, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है हमने। इंक्रीज इन पर शेयर प्राइस, जब आपकी मार्केट में वैल्यू मैक्सिमाइज होगी तो आपकी ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ने से आपकी इक्विटी शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ऐसा कम्बिनेशन आपने चूज करना है जिससे आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल कर लिया, तो आपकी
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, वेल्थ की बेटर यूटिलाइजेशन होगी। जब वेल्थ की बेटर यूटिलाइजेशन होगी तो कंट्री की ग्रोथ भी होगी। आपने बेस्ट तरीके से उसको यूज़ किया, वही वेल्थ आपकी जो है सर्कुलेशन में रही, बेस्ट यूज़ रहा उसका, तो कंट्री की जो ग्रोथ थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, वेल्थ को यूटिलाइज करना था जो, वो बेटर हुआ, तो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ थी वो इंक्रीज़ हो गई, कंट्री की वैल्यू भी फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, ग्रोथ ऑफ कंट्री और कंट्रोल। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमल होगा तो कंट्रोल लूज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको अगर आपने ज़्यादा पैसे दे दिए, ज़्यादा अमाउंट इशू कर दी, ज़्यादा सिक्योरिटीज़ आपने इशू कर दी, तो आपका जो कंट्रोल है वो लूज़ हो जाएगा। तो आपने उतने ही शेयर इशू करने हैं और उतना ही डेट इशू करना है, जो कि एक बेस्ट कम्बिनेशन हो जिससे आपका कंट्रोल लूज ना हो। जैसे अगर आपने ज़्यादा इशू किए तो आपकी वोटिंग पावर चली जाएगी, आपका जो कंट्रोल है वो कंपनी पर वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो आपका कंट्रोल लूज नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू मैक्सिमाइज हो, रिस्क कॉस्ट मिनिमाइज हो, इंक्रीज पर शेयर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, ग्रोथ ऑफ कंट्री और कंट्रोल आपका रहता है। दिस इज कॉल्ड द बेस्ट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें ये वाले फीचर कवर हो रहे हों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। एक अच्छा और अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर ये मिलते जुलते हैं, लेकिन एक अलग से चीज़ है, फीचर्स हैं, आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करेंगे। फीचर्स ऑफ अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1 इज द प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे, जो आपको रिस्क ऑफ ROI जो है वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा दे। अगर आपने 5% पे लिया है तो आप उससे उस इन्वेस्टमेंट से 10% अर्न करो, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिटेबिलिटी। आपने उस प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव किया तो उस तरह से आपने अपना प्रॉफिटेबिलिटी लेवल अचीव करना है। सॉल्वेंसी, फीचर्स ऑफ अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर वो हो सकता है जिसमें आपके पास एडिकेट फीचर हो कि जिसमें आप पे कर सकते हो, अपना डेट पे करने की आपके अंदर एबिलिटीज़ हो। वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैपिटल, अगर आपने बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को चुना जिससे आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई, मैक्सिमाइज हुई वैल्यू आपकी, तो आपकी एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी जो रिटर्न करने की है डेट की, तो उसको कहते हैं सॉल्वेंसी होनी चाहिए आप में। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसको किसी भी वक्त चेंज किया जा सके, डेट का प्रपोर्शन बढ़ाया जा सके, इक्विटी का प्रपोर्शन बढ़ाया जा सके, दोनों को इक्वल लेकर आया जा सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि इसको एक दफ़ा चूज़ कर लिया तो ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता। उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अप एंड डाउन करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट ना होता हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, इतने पर इट लुक्स लाइक अ सिंपल। वो सिंपल हो, पता हो 60% हमारी डेट सिक्योरिटीज हमने इशू की हैं, 40% इक्विटी शेयर। जो डेट है बेसिकली वो एक चीपर सोर्स होता है, इक्विटी जो है वो एक एक्सपेंसिव सोर्स होता है, उससे कंट्रोल भी लूज हो सकता है आपका। तो दोनों के अप्स एंड डाउन फीचर जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं। तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, कंजर्वेटिज्म होनी चाहिए। आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट की हो, आप जब रियलाइज करें प्रॉफिट को, जब आपको श्योर हो कि वी आर अर्निंग फ्रॉम दिस कैपिटल स्ट्रक्चर, दिस कम्बिनेशन, तब आपने उसको बेस्ट कम्बिनेशन को अप्लाई करना है। अदरवाइज जब आप अनश्योर हों, जब आपको पता ना हो, तो कंजर्वेटिज्म आए, आपको श्योरिटी ना हो, वेरिफिकेशन ना हो, तो दैट मीन कि वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट नहीं होगा। तो अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर वही होगा जिसमें कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हैं, आप वेरिफिकेशन करते हैं, आपको श्योरिटी होती है, तब वो रियलाइज करते हैं प्रॉफिट को, तो कंजर्वेटिज्म में आ जाएगा। एक्विडेट लिक्विडिटी, अगर आपको लिक्विडेट करना पड़े, अगर आपको ख़त्म करना पड़े, लिक्विडेट करना पड़े, आपको अपनी चीज़ें को पैसे को चाहिए हो आपको, तो आपका स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए, ऐसी सिक्योरिटीज़ हों जिससे आप रिटेन कर सकते हो, पैसा आपका वापस आ सकता हो, लिक्विडिटी उसके अंदर अवेलेबल हो, उसको हम एडिकेट या उसको हम अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे, जिसके कम्बिनेशन ऐसा हो जिससे हमारा जो लिक्विडिटी का प्रोसेस है वो फास्ट हो और स्मूथ हो। ठीक है, मिनिमम रिस्क होना चाहिए, उसके अंदर रिस्क कम होना चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क मिनिमम से मिनिमम हो और जो रिटर्न है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी उसके अंदर अवेलेबल हो, कंजर्वेटिज्म होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी हो, सॉल्वेंसी हो, एबिलिटी टू पे द डेट, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो, सिंप्लिसिटी हो। तो अगर ये फीचर उसके अंदर हों तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमल हो सकता है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका
अप्रोप्रिएट हो सकता है, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो कम्बिनेशन है वो आप जब चाहें अपनी सिक्योरिटीज़ को रिटर्न करके तो पैसा गेन कर सकें, ले सकें, एडिकेट लिक्विडिटी होनी चाहिए आप में, ठीक है। तो ये हमारे पास कवर हो गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं? इस पे बेस करता है कि ये सारे फैक्टर जो हैं वो आपने इसको कवर करने हैं। द नंबर 1, साइज ऑफ बिजनेस, साइज एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस, हम इसको कवर कर लेते हैं। साइज ऑफ बिजनेस के अगर तो आपका कैपिटल, अगर तो आपका बिजनेस जो है उसका साइज छोटा है, वो मिनिमम है, इंडिविजुअल पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल टाइप ऑफ बिजनेस है, पार्टनरशिप है, बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, तो उसके लिए आपको डेट वाली ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आपको अपना कैपिटल यूज़ करना चाहिए। आप अपने कैपिटल को यूज़ करके आप अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। अगर आप डेट लेंगे तो उसका आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, साइज़ भी कम है, तो आपको इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आपके बिजनेस में आपको उसका ROI या आपको रिस्क आपका जो है वो बढ़ जाएगा बेसिकली डेट लेने से, ठीक है। तो आपने उसको चूज़ करना, फॉर्म ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस इसके अंदर आ जाएगा। तो अगर आप साइज छोटा है तो फिर आपने कैपिटल अपना यूज़ करना है, अगर साइज बड़ा है तो फिर आपने डेट की तरफ चले जाएं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ये हम बेसिकली पढ़ कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये वाले सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका तब अच्छा होगा अगर ये फैक्टर्स जो हैं वो सही रहें। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर तो आप अर्निंग आपकी स्टेबल है, अगर आपने एक साल में 5 लाख कमाया, अगले साल में आपने 45 लाख कमाया, दैट मीन ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी वो है 5 लाख कमाया, 7 लाख, 10 लाख, इसके राउंड अबाउट आप रहे, तो वो आपकी स्टेबिलिटी है कंपनी की। और अर्निंग आपकी स्टेबल होनी चाहिए ताकि आप डेट की जो अमाउंट है, जो आपने इंटरेस्ट पे करना है, जो आपने डिविडेंड्स पे करने हैं, वो आप इजीली पे कर सकें। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिर आपका जो है वो अफेक्ट करते हैं ये कैश इनफ्लोज और कैश पोजीशन कह लें या कैश इनफ्लोज कह लें। आपके कैश इनफ्लोज की पोजीशन क्या है, कितना इनफ्लो है आपका। दो तरह के होते हैं, एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो। जाता कितना है कैश कंपनी से और आता कितना है। कैश की पोजीशन क्या है, आप कितना कैश अर्न कर रहे हैं, कितनी कैश की आप कैपेबिलिटीज़ हैं, कितना आप पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट की मद में कितना पे कर सकते हैं। तो अगर आप कैश कम है, इनफ्लो कम है, तो दैट मीन आपको इंटरेस्ट वाली ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए, आपको डेट वाली ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू स्टिक ऑन द इक्विटी ऑप्शन पे रहना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद है पीरियड ऑफ फाइनेंस, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। कंपनी जब भी बनती हैं, फॉर्म होती हैं, तो एक गोल सेट, एक माइंड सेट उनके माइंड के अंदर होता है कि आपने 10 साल के लिए आपको चाहिए, 20 साल के लिए चाहिए, 30 साल के लिए कंपनी फॉर्म हुई है, कब तक आपको आपका कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसकी बेसिस पे आप फिर पीरियड आपका डिसाइड होता है और उसकी बेसिस पे आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चूज़ करते हो। इधर आप इक्विटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, इधर आप जो है वो आपका डेट सिक्योरिटी उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो पीरियड ऑफ फाइनेंस इज आल्सो इफेक्टिंग टू चूज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। मार्केट कंडीशन, कैपिटल मार्केट कंडीशंस क्या हैं। मार्केट कंडीशन अगर तो बूम है, अगर तो अच्छा है, तो तब आप अपनी इक्विटीज़ को इशू करते हो, इक्विटीज़ की तरफ जाते हो। और अगर मार्केट कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, बैड कंडीशंस है, इन्फ्लेशन है, तो तब आप जो है वो डिप्रेशन है, तो तब आप क्या करते हो, बोरो करते हो, आप डेट सिक्योरिटीज़ की तरफ जाते हो। तो इस तरह से ये मार्केट कंडीशंस भी कैपिटल स्ट्रक्चर्स को इफेक्ट करती हैं। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसमें आपको ब्रोकरेज कॉस्ट पड़ जाती है, आपको कमीशन देना होता है, आपको अदर कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पड़ती है। इक्विटीज जब आप इशू करते हैं तो वो एक जो है वो एक्सपेंसिव सोर्स है इशू करने के लिए। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को आपने देखना है, ये भी उस पर इफेक्ट करती है कि आपको कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी। इधर ऐसा तो नहीं कि कहीं ज़्यादा कॉस्ट आपको। फिर है हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न में हम ये देखेंगे कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिटर्न से। अगर तो आपका रेट ऑफ रिटर्न आपकी जो डेट की कॉस्ट है या आपकी जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा है तो आप उस कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करोगे। और अगर आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, रेट ऑफ रिटर्न आपका कम है, तो दैट मीन कि वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ये आपको चेंज करना पड़ेगा, फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा जो आपने डेट और इक्विटी के किए हैं। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। फिर वोटिंग और कंट्रोल है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो कंट्रोल है वो लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा इक्विटी शेयर करेंगे, इक्विटी जो है वो शेयर इशू करेंगे, तो आपका जो कंट्रोल है, वोटिंग पावर है वो आपसे चली जाएगी। आपके जो दूसरे फैसले हैं
जो कंपनी के डिसीजंस हैं उसमें इंटरप्रेट करेंगे आपके जिनको आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं और जिनकी वोटिंग पावर ज़्यादा हो चुकी है वो उसमें इंटरफेयर करेंगे। तो उससे बचने के लिए आपको लिमिटेड जो है वो इक्विटी शेयर इशू करने जिससे आपका कंट्रोल लूज ना हो, ठीक है, और आप डेट साथ सिक्योरिटी जो है वो इशू कर सकते हैं। पर्पज़ ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस पर्पज़ के लिए फाइनेंस ले रहे हैं। ये भी आपका फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को, कि अगर तो आप रॉ मटेरियल्स को बाय करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस करना चाहते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन कि आप जो है वो डेट सिक्योरिटीज़ की तरफ जाएं, उसमें आपको रिस्क ज़्यादा है। आप जो है वो ज़्यादा किसकी तरफ जा सकते हैं, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग है उसकी तरफ जाएं। अगर आपको लॉन्ग टाइम पीरियड या फिक्स टाइम पीरियड के लिए फंड चाहिए तो देन यू हैव टू गो द डेट सिक्योरिटीज़ की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये पर्पज़ ऑफ फाइनेंसिंग भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है। दिस इज़ अ फैक्टर। रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा तो आपको ऐसा कम्बिनेशन चूज़ करना है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसमें कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी होती हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। जब भी आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इशू करना है तो कौन कौन सी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, उस लोकल गवर्नमेंट की फैक्टर्स को जो आपके इफेक्ट कर सकती हैं आपके डेट सिक्योरिटी इशू करने पे, आपके कॉस्ट, आपके इक्विटी सिक्योरिटी इशू करने के, तो उसको आपने एक दफ़ा अच्छे से पढ़ना है, रीड आउट करना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज़ कर पाओ। आपको अगर बाद में पता चलेगा तो वो प्रॉब्लम होगी, आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। आई एम वेरी होपफुल कि ये जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये जो मैंने आपको आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर के अबाउट बताया है, कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, उसके मीनिंग को इंट्रोड्यूस करवाया है, उसकी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है, उसके पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को वो अपने चीज़ों को कंसीडर करेगा। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपने जानना है तो कौन से पॉइंट्स होने चाहिए उस स्ट्रक्चर के अंदर, फीचर्स कौन से होने चाहिए, फैक्टर्स कौन से इफेक्ट कर सकते हैं, इसको हम इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच थ्योरी है, एमएम थ्योरी है, ठीक है, नेट इनकम अप्रोच थ्योरी है, ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थ्योरी है, उन थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, जल्दी से 100K सब्सक्राइब करवा दो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।